Good morning everybody, this is Sasi Bhushan and welcome back to my channel R&D@SB। So स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले प्रैक्टिकल अप्रोच की। क्लास 10th में अभी तक हम लोगों ने DBMS और RDBMS कॉन्सेप्ट को तो देखा, बट RDBMS के साथ हम कैसे काम करेंगे, हाउ वी कैन इंटरैक्ट विद द RDBMS, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करेंगे, हम रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है तो कैसे करेंगे, ये सारा काम हम लोगों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली देखा था। अब बारी है प्रैक्टिकल अप्रोच की। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं SQL, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज SQL। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं SQL के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो SQL stands for Structured Query Language. It is used for storing and managing data in relational database management system. It means SQL is a kind of language. ये एक तरह का लैंग्वेज है जो एक इंटरमीडिएट की तरह रोल प्ले करेगा। कहां पे? जहां पे यूजर इंटरैक्ट करना चाहेगा अपने RDBMS के साथ। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर आप अपने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं या उस क्रिएटेड टेबल में कोई डेटा डालना चाहते हैं या उस एग्जिस्टिंग डेटा के साथ किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, तो आप वहां पे जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे काम करने के लिए, वही है SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर RDBMS. इट इनेबल्स अ यूजर टू क्रिएट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल्स। यानी साफ तौर पे बताया गया है कि RDBMS के साथ काम करने के लिए SQL को स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना गया है और ये आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज सो दैट आप क्रिएट कर सकते हैं टेबल को, आप टेबल के डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इवन आप कोई रिकॉर्ड को फेच करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, तो इस तरह के सारे फैसिलिटीज और कमांड्स दिए गए हैं SQL के अंदर। All the RDBMS like MySQL, Oracle, MS Access, SQL Server, OpenOffice.org base uses SQL as their standard database language. यानी कि जितने भी अभी रिनाउंड पॉपुलर RDBMS हैं जैसे MySQL, Oracle, MS Access, SQL Server और इवन आपको जो यहाँ पे पढ़ना है OpenOffice.org base, ये सब के सब SQL को अपने स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट SQL इज केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। यानी SQL के अंदर में अगर इसके कमांड्स को आप अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है। बट यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जब भी आप टेबल का नाम, कॉलम का नाम या वैल्यूज, डेटा वैल्यूज के साथ काम करेंगे तो वो सेंसिटिव होता है, वो केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने अपने टेबल का नाम अपर केस में लिखा है तो आपको यहाँ अपर केस में ही मेंशन करना होगा। अगर आपने लोअर केस में लिखा है देन यू मस्ट हैव टू मेंशन द टेबल नेम विद लोअर केस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ SQL कमांड। बेसिकली अगर हम देखें तो SQL कमांड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये 5 कैटेगरीज कौन कौन से हैं? DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DTL डेटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज एंड लास्ट वन इज DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये 5 क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज किए गए हैं SQL के, बट अकॉर्डिंग टू योर कैरिकुलम एंड सिलेबस आपको यहाँ पे 2 ही पढ़ने हैं, वो है DDL और DML। तो हम यहाँ पे पूरा फोकस करेंगे DDL और DML पे। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और इसके अंदर आपको ये 4 कमांड पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट। ये 4 कमांड्स आपको जानने हैं DDL के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, तो यहां पे भी आपको 4 कमांड पढ़ने हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में और वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं DDL से यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से। DDL कमांड्स आर यूज्ड टू क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर। यानी ये जो DDL कमांड्स है ना, टेबल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इवन आप DDL कमांड्स के थ्रू टेबल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं या फिर अगर आपको नीड है किसी टेबल स्ट्रक्चर को डिलीट करने की, तो ये काम भी आप DDL कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं। All the commands of DDL are auto committed.
दैट मीन्स इट परमानेंटली सेव ऑल द चेंजेस टू द डेटाबेस। इस लाइन का मतलब है कि डीडीएल के अंदर जो भी आपने अभी 4 कमांड्स के का जिक्र किया था, उनके बारे में सुना था, जैसे अल्टर है, क्रिएट है, ड्रॉप है, ट्रंकेट है, ये चारों कमांड ऑटो कमिटेड है। ऑटो कमिटेड मतलब अगर आपने इस कमांड को एक बार एग्जीक्यूट किया तो ये परमानेंटली जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना वो परमानेंटली आपके डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। इसका मतलब है ऑटो कमिटेड। सो ऑल द कमांड्स ऑफ डीडीएल आर ऑटो कमिटेड। ओके, नाउ अब बारी है कमांड्स की, यानी डीडीएल के अंदर में जो 4 कमांड है उनको वन बाय वन करके हम समझते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले नंबर आता है क्रिएट का। क्रिएट क्या है? इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। यानी अगर आपने कोई डेटाबेस क्रिएट किया है तो उसमें डेटा स्टोर करने के लिए मुझे क्या बनाना होता है? टेबल। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये क्रिएट कमांड बेसिकली टेबल को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका सिंटेक्स क्या है? क्रिएट टेबल। ये बेसिकली आपको लिखना है क्रिएट टेबल, देन जो टेबल नेम है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर केस में, आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे टेबल का नाम। इट इज द नेम ऑफ द टेबल, है ना, जो भी टेबल का नाम आपको देना आप यहाँ पे देंगे। फिर ये पैरेंथेसिस और ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, यहाँ पे आप कॉलम का नाम देंगे क्योंकि जो भी टेबल होगा उसके अंदर में कॉलम होगा। सो यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कॉलम। कॉलम का नाम देने के बाद स्पेस और फिर डेटा टाइप्स, यानी इस कॉलम के अंदर जो डेटा स्टोर करेंगे वो किस नेचर के वैल्यू को स्टोर करेगा। एंड देन डेटा टाइप के बगल में जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या मेंशन करते हैं? साइज, यानी क्या साइज होगा आपके कॉलम का। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स लिखते हैं। एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। क्रिएट टेबल एंड स्टूड, इट इज द नेम ऑफ योर टेबल जिसे आप क्रिएट करना चाहते हैं। फिर देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करा, यहाँ पे लिखा रोल, ये आपके कॉलम का नाम है, स्पेस और उसके बाद उसका डेटा टाइप। तो रोल के अंदर किस तरह के वैल्यूज स्टोर होने हैं? जो आपका रोल नंबर है वो कैसा होता है? इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप में क्या मेंशन किया है बाबू? इंटीजर। ओके, ना उसके बाद कॉमा दिया और नेक्स्ट जो आपका कॉलम है ये नेम। नेम के अंदर में टेक्स्ट वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो, तो टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपके पास है varchar। तो मैंने यहाँ पे लिखा varchar और 20 जो है ये है लेंथ, यानी 20 कैरेक्टर तक के नाम को आप स्टोर कर सकते हैं नेम कॉलम के अंदर। और जैसे ही आप इस पूरे कमांड्स को एग्जीक्यूट कराते हैं तो आपका टेबल यहाँ पे इस तरह से क्रिएट होता है। देखिए इस टेबल का नाम स्टूड और यहाँ पे 2 कॉलम बने, एक रोल और दूसरा नेम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो ये साइन दिख रहा है ये है सेमी कॉलन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेटर। काम क्या है इसका? इसका काम है स्टेटमेंट को एंड करना। इट्स वेरी सिंपल। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं ना तो वहां पे एक लाइन को यानी एक वाक्य को अगर स्टॉप करना होता है, एंड करना होता है, समाप्त करना होता है तो हम पूर्ण विराम देते हैं। इंग्लिश में क्या देते हैं हम? फुल स्टॉप। सेम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, यानी सेक्वेल के अंदर में किसी भी एक स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल सेमी कॉलन एज अ टर्मिनेटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेटर। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट जो हमारा कमांड है डीडीएल कमांड वो है ड्रॉप। क्या करता है ये? इट इज यूज टू डिलीट बोथ स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द टेबल। यानी ये जो ड्रॉप है ना बड़ा पावरफुल कमांड है भाई। ये क्या करता है? टेबल के स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर सकता है और उसके अंदर जो रिकॉर्ड है ना उनको भी साथ में डिलीट कर सकता है। तो टेबल के स्ट्रक्चर साथ में जो रिकॉर्ड उसके अंदर कंटेंट हुए हैं उन सबको ये डिलीट करने का काम करता है ड्रॉप। और इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, ड्रॉप टेबल और टेबल का आपको क्या लिख देना है? नाम। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है ड्रॉप टेबल और स्पेस देकर के यहाँ पे क्या लिखा है? स्टूड। स्टूड इज द नेम ऑफ योर टेबल जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप टेबल कमांड क्या करेगा? स्टूड टेबल को विथ इट्स कंटेंट डिलीट करेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट डीडीएल कमांड इज ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या है? इट इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। यानी जो ट्रंकेट कमांड है ना वो एट अ सिंगल ग्लांस आपके टेबल के सारे रिकॉर्ड को एक बार में डिलीट कर देता है और जो भी वहां पे स्पेस ले रहा था वो डेटा, उन सारे डेटा को डिलीट करेगा। तो ऑब्वियस क्या है? आपका जो स्पेस है टेबल का वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। सो ये काम है किसका? ट्रंकेट कमांड का। और इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं तो देखते हैं इसके सिंटेक्स को। सिंटेक्स बड़ा आसान है, ट्रंकेट स्पेस देकर के टेबल और फिर स्पेस देकर के टेबल का नाम, यानी जिसके रिकॉर्ड्स को आप डिलीट करना चाहते हैं उस टेबल का नाम आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर आप एग्जांपल देंगे तो बहुत ही
बेहतर ढंग से आप समझ पाओगे। ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, यानी स्टूड टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को ये क्या करेगा, डिलीट करेगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे बात करते हैं अल्टर। यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीडीएल कमांड। इट इज यूज्ड टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस टेबल। यानी ये जो आपका अल्टर कमांड है ना, ये डेटाबेस के अंदर जो आप टेबल क्रिएट करो ना, उस टेबल के स्ट्रक्चर को अल्टर करता है, मॉडिफाई करता है। अगर आपको उसके टेबल के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करने हैं ना, तो आप उसके लिए कौन सा कमांड इशू करेंगे, अल्टर कमांड। दिस चेंज कुड बी आइदर टू मॉडिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट और प्रोबेबली टू ऐड अ न्यू एट्रीब्यूट। यानी ये जो अल्टर कमांड है ना, इसके मदद से आप कोई एग्जिस्टिंग कॉलम के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई अगर कॉलम है, उसका डेटा टाइप पहले से कैर है, आपको लगता है नहीं नहीं वहां पे मुझे वैर कर बनाना चाहिए, तो आप उसके डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग जो भी आपका एट्रीब्यूट है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अल्टर कमांड इज आल्सो यूज्ड टू ऐड अ न्यू कॉलम, न्यू फील्ड। यानी अगर कोई नया फील्ड या एट्रीब्यूट आपको ऐड करना अपने टेबल में, तो उसके लिए भी आप कौन सा कमांड इशू करेंगे, अल्टर कमांड। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सिंटेक्स। सिंटेक्स दो लिखा है। पहला क्या है, द फर्स्ट वन इज सिंटेक्स टू ऐड अ न्यू कॉलम इन द टेबल। यानी किसी भी एक टेबल के अंदर में कोई नया कॉलम अगर ऐड करना है, तो उसके लिए क्या सिंटेक्स होगा, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम आपको मेंशन करना है, देन ऐड लिखना है, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके कॉलम का नाम, डेटा टाइप और फिर उसका साइज। ठीक है, यानी कि आप जो यहाँ पे नया कॉलम ऐड करने जा रहे हैं, उस कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप और उसका साइज ये मेंशन करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये आपके टेबल के अंदर एक नया कॉलम को ऐड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अल्टर टेबल, टेबल का नाम आपने क्या दिया, स्टूड, यानी आपको स्टूड टेबल के अंदर में एक नया कॉलम ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अल्टर टेबल स्टूड ऐड, ब्रैकेट ओपन करा, और यहाँ पे कॉलम का नाम क्या दिया, सिटी, डेटा टाइप क्या दिया, वैर कैर, और साइज में क्या मेंशन किया, 20। तो इस तरह से जैसे आप इस कमांड को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ये आपके एग्जिस्टिंग टेबल यानी स्टूड टेबल के अंदर में एक नया कॉलम, एक नया फील्ड ऐड करेगा, जिसका नाम होगा सिटी और उसका डेटा टाइप होगा varchar। ओके, नाउ सेकंड सिंटेक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है सिंटेक्स टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम इन द टेबल। यानी टेबल के अंदर में जो एग्जिस्टिंग कॉलम है, अगर उसको मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम सिंटेक्स क्या लिखेंगे, उसके लिए सिंटेक्स है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, ब्रैकेट ओपन करना है आपको, और यहाँ पे कॉलम का नाम स्पेस दे करके डेटा टाइप एंड साइज। ठीक है, यानी यहाँ पे आप बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू डेटा टाइप और न्यू साइज भी लिखते हैं। तो आप वो समझने के लिए आप बस समझ जाओ अच्छे से मैं क्या यहाँ पे ये जो लाइन वो क्या कहना चाह रहा है। ये सिंटेक्स में बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, यानी जिस टेबल के कॉलम को आपको मॉडिफाई करना है, उस टेबल का नाम यहाँ पे मेंशन करो। फिर मॉडिफाई कीवर्ड्स, ध्यान दो यहाँ पे मेरे को नया कॉलम ऐड करना था, तो मैंने ऐड कीवर्ड यूज किया था। यहाँ पे मुझे एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना है, तो मैं कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं, कीवर्ड मॉडिफाई। ओके, फिर ब्रैकेट को ओपन किया, कॉलम का नाम दो, डेटा टाइप और साइज। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा बताऊं आपको, जैसे तो यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से थोड़ा बताऊं, जैसे यहाँ पे देखो आपने पहले जो एक कॉलम ऐड किया सिटी के नाम से, ठीक है, जिसमें डेटा टाइप है varchar और साइज आपने क्या मेंशन किया, 20। अब आपको लगता है नहीं 20 ज्यादा है, मुझे 10 ही करना है, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग फील्ड है सिटी, उसको क्या करना चाहते हैं आप, मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो कैसे हम काम करेंगे, हमने लिखा यहाँ पे अल्टर टेबल स्टूड मॉडिफाई, कॉलम का नाम क्या है जिसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, सिटी, varchar, डेटा टाइप में कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस मुझे कहाँ करने थे, उसके साइज में, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन। जैसे ही आप इसको रन करेंगे, तो जो आपका सिटी था जिसका साइज पहले 20 था, वो अब बदल के क्या हो जाएगा, 10। तो इस तरह से अगर आपको अपने टेबल के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करना होता है, तो उसके लिए हम अल्टर कमांड यूज करते हैं। ओके, ये कहानी होगी डीडीएल की। अब बारी है डीएमएल की। डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML commands are used to manipulate or interact with the data stored in the database। यानी DML commands जो है
वो इस तरह के कमांड्स अवेलेबल करता है, ऐसे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है सो दैट आप अपने डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर करा है ना आपने, उसके साथ मैनिपुलेट कर सको, उसके साथ कोई भी इंटरैक्शन कर सको। किसी भी तरह का अगर आपको कोई काम है तो आप वो सारा काम, वेदर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, अगर आपको कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है या किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, और इवन यू वांट टू फेच सम रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस, तो इस तरह के सारे काम करने के लिए आपको कमांड्स कहां पे मिलेंगे? डीएमएल के अंदर। ओके, नाउ डीएमएल में एक खास बात क्या है? द कमांड्स ऑफ डीएमएल इज नॉट ऑटो कमिटेड। जी हाँ, बहुत ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, क्योंकि डीडीएल की बात करें तो वहां पे जो कमांड्स थे वो ऑटो कमिटेड थे, पर डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन के जो कमांड्स होंगे वो ऑटो कमिटेड नहीं है। दैट मीन्स इट कैन नॉट परमानेंटली सेव ऑल द चेंजेस इन द डेटाबेस, दे कैन बी रोल बैक। यानी कि जो डीएमएल कमांड्स है वो ऑटो कमिटेड नहीं होते हैं, तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी तरह का कोई चेंजेस आप करते हैं डेटाबेस में, देन उसके बाद आपको उनको सेव करना होगा, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो रोल बैक हो जाएंगे, वो वापस से पुनः उसी स्टेट में, जिस स्टेट में पहले थे उसी स्टेट में वापस आ जाएंगे। आपने जो पढ़ा है ना रीडू और अंडू का काम है ना वर्ड में, बिल्कुल वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर सेक्वेल की बात करें तो कोई भी डीएमएल कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद उसे अगर परमानेंटली सेव करना होता है तो हम यहाँ एक कमांड है जिसका नाम है कमिट, जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन परमानेंटली आपके डेटाबेस के अंदर सेव हो जाते हैं। ओके, सो नाउ द कमांड्स अंडर डीएमएल, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे डीएमएल होना चाहिए था, ये डीडीएल लिखा है। सो कमांड्स अंडर डीएमएल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं देखो इसमें तो सबसे पहले इंसर्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। इंसर्ट कमांड क्या करता है? इट इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल, यानी टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने का काम कौन करता है? इंसर्ट कमांड। अब सवाल ये उठता है इसको यूज कैसे करेंगे, इसका सिंटेक्स क्या है? तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे आप, दो सिंटेक्स है इंसर्ट का, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, है ना, यानी इंसर्ट इनटू, ये तो आपका कमांड हो गया। टेबल नेम इज, इट मींस हियर यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेबल इन विच यू वांट टू इंसर्ट द वैल्यू, यानी जिस टेबल के अंदर आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं, उस टेबल का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा, मेंशन करना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन करो, फिर यहाँ पे कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, यानी जितने भी कॉलम होंगे किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर और उसमें से जितने कॉलम के अंदर आप वैल्यू डालना चाहते हैं, है ना, तो उन सारे कॉलम का नाम आपको, कॉलम का जो नाम है, कॉलम हेडिंग जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। जो भी कॉलम का नाम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जितने भी होंगे कॉमा से सेपरेट करते जाओ उनको, और उनको यहाँ मेंशन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, देन आपको लिखना है वैल्यूज, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके ठीक उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे कॉलम का नाम मेंशन किया है ना, ठीक उसी सीक्वेंस में यहाँ पे आपको वैल्यूज भी मेंशन करने होंगे। जब वैल्यूज मेंशन करेंगे तो वहां ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि जो भी आपका टेक्स्ट डेटा होगा या फिर कोई डेट डेटा होगा, तो उनको जब भी आप मेंशन करेंगे तो विद इन द कोट्स, यानी उनको सिंगल कोट के अंदर ही रखेंगे। ये रूल है, इट इज द रूल ऑफ सेक्वेल, ठीक है। तो ये तो एक सिंटेक्स हुआ। जो दूसरा सिंटेक्स है क्या है? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, और सिंपली वैल्यूज मेंशन कर देना है, ठीक है। जब आप दोनों सिंटेक्स को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस है कि नीचे वाला सिंटेक्स आपको ज्यादा आसान लगेगा, है ना। रीजन क्यों? क्योंकि छोटा है। बट मैं बता दूं दोनों का अलग अलग केस है। जब किसी टेबल के अंदर में टोटल 10 कॉलम्स हैं, ओके, और उन 10 कॉलम्स में से आपको सिर्फ 5 कॉलम्स में वैल्यूज डालने हैं, वैसे कंडीशन में आपको ऊपर वाला ये जो सिंटेक्स नजर आ रहा है ना, इसी सिंटेक्स का यूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कॉलम का नाम मेंशन करना है, जिन जिन कॉलम में आप वैल्यू डालना चाहते हो उनका नाम यहाँ पे मेंशन करना है, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। जबकि नीचे वाला जो आपका ये इंसर्ट स्टेटमेंट है, ये सुटेबल होता है वैसे टेबल्स के लिए जहां पे उस पर्टिकुलर टेबल के सारे कॉलम में आप वैल्यूज डालने वाले हो। तो वैसे कंडीशंस में आपको कॉलम नाम यानी कॉलम का जो नेम है वो मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। Now moving to the next slide, यहाँ पे अगर हम देख ले तो एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूड, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम मेंशन किया, देखो रोल कॉमा नेम कॉमा मार्क्स वैल्यूज, और फिर ब्रैकेट ओपन करके
ठीक उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे वैल्यूज को मेंशन किया और फिर सेमीकोलन। तो इस तरह से जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, 1 रो सक्सेसफुली इंसर्टेड का मैसेज आएगा, यानी कि आप आसानी से एक रो को इंसर्ट कर चुके हैं। जो सेकेंड लाइन है ये मैंने सेकेंड वाला जो आपका इंसर्ट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने दिया था, यानी इंसर्ट इनटू स्टूड जो टेबल का नाम है, वैल्यूज और उसके बाद जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यूज है उनको मेंशन किया है मैंने। बेसिकली हमारा जो टेबल है स्टूड उसके अंदर 3 ही कॉलम है इसलिए, और तीनों के अंदर मुझे वैल्यूज डालना है, तो आप इस टाइप ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट को भी आसानी से यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डीएमएल स्टेटमेंट, इट इज अपडेट। ये है अपडेट। ये क्या करता है? दिस अपडेट कमांड इज यूज्ड टू अपडेट और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ कॉलम इन द टेबल। यानी कि ये जो अपडेट कमांड है ना, ये किसी भी एग्जिस्टिंग वैल्यूज को चेंज करता है। आपके टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम है, बट किसी भी कॉलम के एग्जिस्टिंग वैल्यूज को मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, चेंज करना है, उसके लिए आप इसी अपडेट कमांड का यूज करेंगे। सिंटेक्स क्या है इसका? तो अपडेट स्पेस देकर के टेबल का नाम आपको लिखना है, फिर यहां लिखना है सेट। इट इज अ क्लाउज ऑफ सेक्वल। सेट स्पेस देकर के कॉलम का नाम इज इक्वल्स टू वैल्यूज, यहाँ पे आपको वैल्यू देना है और इस तरह से इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर इस कॉलम में ये वैल्यू क्या होगा? असाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पे मैंने दिया है अपडेट स्टूड, यानी मुझे स्टूड टेबल को अपडेट करना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सेट। और क्या सेट करना है, कहां पे मुझे अपडेट करना है? तो नेम में। किस कॉलम में करना है? नेम में। नेम इज इक्वल्स टू क्या देना है यहाँ पे? तो R&D@SB। यस, इट इज द नेम ऑफ माई चैनल, है ना। तो R&D@SB ये मुझे नेम में स्टोर करना है। अगर आपने क्या किया ना, यही इतना ही लिख करके और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया ना, तो जितने भी रिकॉर्ड है ना 10 या 15 सबके नेम में ये आ जाएगा। R&D@SB, R&D@SB सबके टोटल नेम में आ जाएगा। बट मुझे सब में नहीं करना है, सिर्फ रोल नंबर 1 जो होगा ना उसका नाम चेंज करके R&D@SB करना है। तो जब भी आपको ऐसे कंडीशंस लगाने होते हैं तो वहां हम इस्तेमाल करते हैं वेयर क्लाउज। ये जो वेयर क्लाउज आपको दिख रहा है लास्ट में, दिस वेयर क्लाउज इज यूज्ड टू फिल्टर द डेटा। अगर आपको कोई कंडीशन इंप्लीमेंट करना है ना अपने सेक्वल क्वेरीज में, तो उसके लिए हम वेयर क्लाउज का इस्तेमाल करते हैं। वेयर और फिर यहाँ पे कंडीशन डाल दो। तो मैंने लिखा है वेयर रोल इक्वल्स टू 1, यानी जहां पे रोल नंबर 1 मिलेगा ना उसके नेम में आपको ये वाला वैल्यू जो R&D@SB है वो इंसर्ट कर देना है, अपडेट कर देना है। ओके, तो इस तरह से अपडेट कमांड यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे आपका थर्ड डीएमएल स्टेटमेंट है, दैट इज कॉल्ड डिलीट। दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव 1 और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। यानी किसी भी एक टेबल से एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सिंटेक्स बहुत ही साधारण है इसका। यहाँ पे सिंटेक्स में मैंने क्या लिखा है? डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम आपको देना है जिस टेबल के डेटा को आप डिलीट करना चाहते हैं। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना, ये ऑप्शनल है। अगर आपको जरूरत है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप यहीं पे सेमीकोलन देंगे और ये काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल को पे फोकस करें तो देखिए यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूड, अगर आप सिंपली ये लिखते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूड और यहीं पे सेमीकोलन अगर आप दे देते हैं तो ये स्टूड टेबल के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। ठीक है, बट अगर मैंने बोला नहीं, जो बच्चा फेल हो गया, इट मींस only delete the record of those students who are failed in the examination, जो एग्जाम में फेल हो गए। एग्जाम में फेल होने का मतलब क्या? उनका मार्क्स कितना है? बिलो 33। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या डालना होगा? कंडीशन। तो मैंने बस वही काम यहाँ पे करा है, डिलीट फ्रॉम स्टूड वेयर मार्क्स लेस देन 33। तो जिन बच्चों का मार्क्स 33 से कम होगा उनका रिकॉर्ड ये डिलीट कर देगा। ठीक है, इस तरह से डिलीट कमांड के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएमएल कमांड और जिसका आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, सेलेक्ट क्या करता है? दिस कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव 0 और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम 1 और मोर डेटाबेस टेबल। यानी ये जो सेलेक्ट कमांड है ना, ये इस्तेमाल होता है किसी भी डेटाबेस टेबल के से डेटा को रिट्रीव करने के लिए। मान लो अगर उस टेबल के अंदर में जो डेटा आपने स्टोर किया है वहां 0, कोई डेटा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप सेलेक्ट कमांड को यूज करते हैं तो 0 रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा। जबकि अगर किसी टेबल के अंदर में कमांड्स हैं तो डेफिनेटली वहां पे बहुत सारे
रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करके लाएगा आपके लिए, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज डीएमएल कमांड्स, डेफिनेटली मैंने पहले ही बताया है, मोस्ट कॉमनली और सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे यूजफुल कमांड्स में से हम लोग सेलेक्ट का नाम लेते हैं, ठीक है। नाउ सिंटेक्स टू रिट्रीव ऑल कॉलम इन अ टेबल, किसी भी टेबल के सारे कॉलम को रिट्रीव करना है, उनके रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है, तो कमांड क्या होगा उसके लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, टेबल नेम, ओके। जैसे एग्जांपल में देखो आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड, ये क्या करेगा, स्टूड टेबल के सारे रिकॉर्ड को, स्टूड टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को क्या करेगा, ये डिस्प्ले कर देगा विद ऑल कॉलम्स, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट के अंदर में ही दो और चीजें पढ़नी, एक है वेयर और दूसरा है ऑर्डर बाय, ओके। वेयर के बारे में मैंने अभी आपको बताया, इट इज अ क्लाउज टू फिल्टर द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द टेबल, यानी कि ये जो वेयर क्लाउज है ना, ये फिल्टरिंग का काम करता है। आपके पास बहुत सारा डेटा है पर उस उतने डेटा में से रिक्वायर्ड डेटा को निकालने के लिए हम वेयर क्लाउज का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वेयर के साथ हम हमेशा मेंशन करते हैं कंडीशन, एंड द रिकॉर्ड हु सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन ऑफ वेयर दे कैन बी ओनली सेलेक्टेड थ्रू द सेलेक्ट स्टेटमेंट, है ना। यानी जो रिकॉर्ड वेयर के साथ दिए गए कंडीशंस को मैच करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड सेलेक्ट के द्वारा डिस्प्ले किए जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सेलेक्ट कमांड हुआ, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर बाय, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाउज। ऑर्डर बाय, ये दोनों वेयर और ऑर्डर बाय, ये दोनों सेलेक्ट के साथ हम यूज करेंगे। ये क्या करता है, इट इज यूज टू सॉर्ट द डेटा वैल्यूज अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक कॉलम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी अगर आपके पास जो भी डेटा वैल्यूज है, डेटा आइटम्स है, अगर आप उनको किसी एक खास ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वैसे काम के लिए, वैसे ऑपरेशन के लिए आप ऑर्डर बाय क्लाउज का इस्तेमाल करेंगे, जो किसी भी स्पेसिफिक कॉलम के अकॉर्डिंग टेबल के सारे रिकॉर्ड को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, ठीक है। और इसको यूज कैसे करते हैं, तो एग्जांपल में आप यहाँ पे देख लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड और ऑर्डर बाय नेम, ये क्या करेगा, ऑर्डर बाय आपने लगाया, ऑर्डर बाय मतलब मेरे को अरेंज करना है। अब डेटा जो अरेंज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू नेम। मैंने ऑर्डर बाय के जस्ट बगल में कॉलम का नाम क्या मेंशन किया, नेम। तो ये क्या करेगा, ये स्टूड टेबल के सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम। जो आपका नेम है ना, उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी जिनका नाम ए से होगा उनका रिकॉर्ड पहले होगा, जिनका नाम जेड से होगा उनका रिकॉर्ड आखिर में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑर्डर बाय क्लाउज को यूज कर सकते हैं। तो अभी तक तो मैंने आपको पीपीटी के थ्रू समझाया है सेक्वेल को कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। अभी जो सेलेक्ट कमांड है ना, इसको हम यूज कर सकते हैं और रन कर सकते हैं अपने openoffice.org बेस के अंदर। तो चलिए ओपन करते हैं openoffice.org बेस, और मन में जितना भी सवाल उठ रहा होगा कि कैसे लिखेंगे, कहाँ टाइप करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, रिजल्ट कैसा आएगा, सारे सवाल पे फुल स्टॉप लगाने की बारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग openoffice.org बेस, ओके। तो स्टूडेंट्स मैंने ओपन कर लिया है openoffice.org बेस, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हम कौन से डेटाबेस के अंदर हैं, dav.odb डेटाबेस के अंदर हैं, जहां पे 4 ऑप्शन आपके पास मिल रहे हैं। टेबल्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल है, एक है स्टूड और दूसरा ईएमपी। स्टूड टेबल को अगर हम देखें एक बार ओपन करके, तो इसके अंदर में इतने रिकॉर्ड्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने, 6 हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल 6 रिकॉर्ड है ना। इसके अंदर में 4 कॉलम है, रोल, नेम, मार्क्स एंड एड्रेस, ओके। तो हम यहीं पे इसी कॉलम पे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, किसको लेकर के, सेलेक्ट कमांड को लेकर के, ठीक है। तो अब बारी है कैसे लिखेंगे सेलेक्ट कमांड को, कहां लिखेंगे सेलेक्ट कमांड को, ये जो एसक्यूएल क्वेरीज है इनको कहां पे लिखते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा क्वेरीज टैब में। जैसे ही मैं क्वेरीज टैब को एक्टिवेट करा, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ गए। इसमें जो सबसे आखिर वाला ऑप्शन है क्रिएट, है ना, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, ये एक नया विंडो आपके सामने आ जाता है, और इसी विंडो में आपको क्या करना है, लिखना है सारे रिकॉर्ड्स को, सॉरी, और इसी विंडो में आपको लिखना है अपने सेलेक्ट कमांड वाले क्वेरीज को, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूड,
तो मैंने यहाँ पे स्टूड लिखा, ठीक है। ये आपका कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। मैंने बताया था कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड ये क्या करेगा, तो स्टूड टेबल के सारे कॉलम्स को ये डिस्प्ले करेगा विद देयर कंटेंट, विद देयर रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे मैंने लिख तो दिया, अब रन कैसे करेगा, तो यहाँ पे आप आओ, ये है रन एसक्यूएल, या फिर आप F5 की को प्रेस करेंगे तो भी आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट रन कर जाएगा। तो मैं जैसे ही इसको रन करने के लिए क्लिक कर रहा, देखिए मैंने जैसे उस पर क्लिक किया, ये नीचे आपका सेक्वेल कमांड और यहाँ पे उसका आउटपुट दिख रहा है। स्टूड टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को इसने क्या किया, डिस्प्ले किया। फाइन, अब थोड़ी बारी है मुझे, मैंने बोला कि मुझे ना सिर्फ नेम एंड मार्क्स डिस्प्ले करना है। ओके, जस्ट डिस्प्ले द नेम एंड मार्क्स। यहाँ पे तो सारे कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं ना, अब मुझे सिर्फ 2 कॉलम डिस्प्ले करना है, नेम और मार्क्स। क्या करेंगे उसके लिए, सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स। ओके, और उसके बाद फिर से हम इस रन क्वेरी पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ नेम और मार्क्स है ना। तो अगर आपको कोई भी डिजायर्ड कॉलम के डेटा को डिस्प्ले करना है, जस्ट यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द कॉलम। आपको यहाँ पे कॉलम का नाम मेंशन करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइन, ओके, फाइन। अभी यहाँ पे अभी क्या करने वाले, हम थोड़ा कंडीशन लगाते हैं, यानी वेयर क्लाउज। कंडीशन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, वेयर क्लाउज का। ओके, तो चलिए चलते हैं, कुछ लगाते हैं कंडीशन। क्या लगाते हैं, इसमें देखते हैं कौन बच्चा फेल हो गया। जो बच्चा फेल है ना, उसका मुझे नाम और मार्क्स देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेयर और फिर यहाँ पे मार्क्स लेस देन 33, सिंपल, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लगाया, सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूड वेयर मार्क्स लेस देन 33, यानी जिनका मार्क्स 33 से कम है उनका मुझे नेम और मार्क्स दिखाइए। और फिर ये लिखने के बाद रन क्वेरी पे मैंने किया और उनका है प्रिया, उनका नाम क्या, प्रिया, और मार्क्स कितने, 33। क्लियर है। तो इस तरह से हम कंडीशन लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे रोल नंबर के हिसाब से डालना है कंडीशन, तो ROLL रोल इज इक्वल्स टू, मान लो आपको जिसका रोल नंबर 5 है उनका डेटा अगर आपको देखना है, ठीक है। तो मैंने ऐसा किया, वेयर रोल इक्वल्स टू 5, और सारा रिकॉर्ड देखना है, उनका कंप्लीट इंटायर रिकॉर्ड मुझे देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एस्ट्रिक, करेक्ट। और देखो यहाँ पे मैंने रन किया क्वेरी को, तो रोल नंबर 5 में कौन है, राकेश, जिनका मार्क्स है 70 और एड्रेस है इंडिया। दैट्स इट। ओके, समझ में आ रही बात। नाउ अब जो सेकेंड है वेयर के बाद, हम लोगों ने बात किया था किसका, ऑर्डर बाय का। चलिए ऑर्डर बाय के बात करते हैं। ऑर्डर बाय, ओके, ऑर्डर बाय में किसके अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग, नेम। ओके, मैंने लिख दिया नेम के अकॉर्डिंग मुझे दिखाएगा। अभी इस पूरे सेक्वेल कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि जो जिनका नाम अल्फाबेट्स में पहले आता होगा, यानी A से होगा, B से होगा, वो उनका नाम, उनका रिकॉर्ड पहले होगा, और जिनका नाम Z से या उस तरह के अल्फाबेट से होगा उनका नाम लास्ट में होगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे बिट्टू B से है ना, इनका नाम सबसे पहले है, फिर प्रिया, राकेश, रूही, श्रेया, और सबसे आखिर में विराट, क्योंकि इनका नाम किस कैरेक्टर से शुरू हो रहा है, V से, करेक्ट। अगर मुझे इसी को मार्क्स को अगर देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कैसे करेंगे, तो इस बार हम लिखते हैं ऑर्डर बाय मार्क्स। मुझे देखना है कि मतलब टॉपर्स कौन कौन है, सबसे ज्यादा मार्क्स किनका है, उसके बाद सेकंड टॉपर कौन है, थर्ड टॉपर कौन है। तो मैंने ऐसे लिखा ऑर्डर बाय मार्क्स, और यहाँ पे एक लगाना है आपको कीवर्ड जिसका नाम है DESC टू व्हाट। क्यों लगाना है DSC, जो भी आपके रिकॉर्ड है ना उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, टू सॉर्ट द गिवन रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों करा, क्योंकि मुझे इसको डिसेंडिंग मार्क्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो सबसे ऊपर होगा, उससे छोटा वाला उसके नीचे, और जो सबसे छोटा मार्क्स होगा वो रिकॉर्ड सबसे आखिर में होगा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे DESC ऐड करा है, और फिर मैं यहाँ पे सीधे आकर के और रन क्वेरी पे क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे मैक्सिमम मार्क्स किनका है, विराट का 96, फिर रूही का 75, 70, और सबसे कम मार्क्स देखे किनका, प्रिया का 30। तो इस तरह से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरीके से रिकॉर्ड्स को यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से प्रोबेबली जो भी क्लास 10th में आपको सेक्वेल स्टेटमेंट पढ़ने थे वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया, बताया। अगर कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उनको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके,
और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये और भी बहुत सारे न्यू अपडेट्स आपको आने वाले हैं R&D@SB जो आपका चैनल है उससे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।